हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं अमित शर्मा खान ग्लोबल स्टडीज प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड टू ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों का एक कंसर्न था कि आपकी जो सिंपल इंटरेस्ट की क्लास है, क्लास नंबर 5, वो मिसिंग थी और वो किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से ड्यू टू सम रीजन वो चल नहीं पा रही है। ठीक है, तो उस क्लास का समाधान ये निकला है कि आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। तो जो पीडीएफ मैंने आपको उस क्लास में पढ़ाई है, उसी रूपरेखा के आधार पर मैं उसी पीडीएफ के बिहाफ पर आपको आगे पढ़ा देता हूं। क्योंकि मैं नई पीडीएफ जनरेट करूंगा, नई तरीके से कुछ ना कुछ वहां पर एक दो चीजें एक्स्ट्रा आ गई तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दैट इज वाई मैं उस पुरानी पीडीएफ को यूज कर रहा हूं और आपको समझा रहा हूं। ठीक है, समय सीमा पहले की अपेक्षा घट जाएगी क्योंकि अभी आप लोगों के कमेंट्स मुझे विजिबल नहीं होंगे, क्योंकि ये क्लास एक रिकॉर्डिंग फॉर्म में जाएगी आपके पास में और मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से उसे समझा दूंगा। ठीक है, तो नो नीड टू वरी, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप लोग देखेंगे तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, हमारा पहला क्वेश्चन भी दिख रहा है और हमें इसका समाधान भी दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे समझने के लिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अभय कुछ राशि उधार लेता है, वह इसका 1/3 भाग 7%, 1/4 भाग 8% और शेष भाग 10% पर उधार लेता है। यदि उसे ब्याज के रूप में कुल 510 रुपए प्राप्त होते हैं तो उसने कितना धन उधार लिया। अभय बोरोज सम अमाउंट, ही बोरोज 1/3 ऑफ it at 7%, 1/4 of it at 8% and the rest at 10%. If he gets a total of rupees 510 as interest, how much money did he borrow? तो आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मैं इस क्वेश्चन के दो काम कर लेता हूं। एक तो इसके नॉर्मल फॉर्म रखता हूं, एक इसकी मैं स्लाइड बना लेता हूं कॉपी करके, जिससे हम उसे बिगाड़ सकें। ठीक है, एक कॉपी हमारी बिल्कुल सिंपल है, देखो एक तो ये कॉपी है, एक ये है। ठीक है, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा, इससे थोड़ा सा हम डिस्टर्ब कर सकते हैं और सीख सकते हैं। उसने कहा अभय 1/3 भाग और 1/4, जितने भाग वो लेता है उन्हें हम अलग से लिखते हैं, 1/3 1/4। शेष भाग कह रहा है तो शेष को तो क्या ही लिखेंगे, 1/3 1/4 हमने लिख लिया। इन्हें लिखने के बाद हम नीचे वाले मानों की गुणा करते हैं, इस 3 की और इस 4 की, सो दैट वी कैन कंसीडर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, हम मूलधन का मान सकें। तो इसके लिए जब हमने गुणा की 4 तिया 12 तो हमारी वैल्यू 12 आ गई। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि वो परसेंटेज की भी बात कर रहा है बीच बीच में, तो परसेंटेज निकालना कब आसान होता है, जब किसी संख्या के पीछे 2 जीरो होती है। तो मैंने 2 जीरो बढ़ा ली सो दैट परसेंटेज कैलकुलेट करना आसान हो जाए। क्योंकि यदि किसी संख्या में 2 जीरो आ जाती हैं, कितनी जीरो आ जाती हैं, किसी संख्या में 2 जीरो आ जाती हैं और उन 2 जीरो को हटा देते हो तो संख्या अपने आप का 1% बन जाती है। तो मैंने मूलधन क्या मान लिया, 4 तिया 12 है तो ये 12 आया। फिर मैंने इस परसेंटेज की वजह से 2 जीरो बढ़ाई तो मूलधन मान लिया मैंने कितना, 1200। इस 1200 का 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3 इसका 400, इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 300 और 400 और 300 700, जबकि मूलधन है कितना पूरा 1200, तो बचेगा कितना 500। ये शेष भाग हो गया। जब आप देख रहे हो कि पहले हिस्से को 7% की दर से उठाया गया, दूसरे को 8 और तीसरे को 10, तो इसका 7% निकालो। 400 का 7% चाहिए, दुनिया की किसी भी संख्या की कोई परसेंटेज निकालनी है, 2 जीरो हटाओ और सीधे गुणा कर दो। 2 जीरो हटाएंगे 4 और 7% निकालना है तो 7 चौक 28, तो मैंने 28 लिख दिया। फिर यहां 8% निकालना है, 2 जीरो हटाओ 8 से गुणा, 8 तिया 24। मुझे यहां 10% निकालना है, 2 जीरो हटाओ 10 से गुणा, 10 पंजे 50। तो यहां पे जो ब्याज बनी 28 बनी, यहां पर 24 बनी, यहां पर 50 बनी और टोटल जोड़ के जो ब्याज बन रही है वो 102 बन रही है। ये ब्याज हमें लग रही है कि तीनों हिस्सों का जो ब्याज है उसे इकट्ठा करने पर 102 बनना है, लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा था कि 510 ब्याज बनी है। इसका मतलब जो मुझे 102 नजर आ रहा है वो 510 के बराबर है। 102 की वैल्यू 510 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 बार काटेगा इसे। 1 की वैल्यू 5 है तो मूलधन हमने कितना माना है, 1200। तो 1200 का मान कितना, तो 1200 का मान क्या हो जाएगा, 5 से गुणा कर देंगे हम, 12 पंजे 60 और 2 जीरो बढ़ जाएंगे 6000। तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। इसके सॉल्यूशन को मैंने ऐसे देखा है और इससे जो डिस्टर्ब करके हमने पूरा सीखा है वो इस तरीके से सीखा है। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है कि हाउ टू कंसीडर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, हमें मूलधन का मान किस तरीके से निर्धारित करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में फिर हम एक कॉपी बना लेते हैं और उसके माध्यम से सीखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमित कुछ राशि उधार लेता है, वह इसका 1/2 भाग 8%, कितना 1/2 भाग, ध्यान सुनना, 1/2 भाग 8%, 1/4 भाग 5% और शेष भाग 10% की दर से उधार लेता है। यदि 1 वर्ष बाद उसे ब्याज के रूप में 2480 रुपए प्राप्त हुए हो तो उसने कितनी राशि उधार ली। तो देखो भाई, पहला हिस्सा कितना है, 1/2 है, दूसरा हिस्सा कितना है, 1/4 है। दोनों की गुणा कर दो, 4 दूनी 8, तो मूलधन में मैंने माना पहले 8
और क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालनी है तो पहले की तरह मैंने 2 जीरो बढ़ा ली। अब मूलधन कितना हो गया 800। अब मूलधन 800 हो गया है तो इसका 1/2 कितना हो जाएगा, 800 का 1/2 400। फिर कह रहा है उसका 1/4 भाग, तो 800 का 1/4 800 का मतलब गुणा 1/4, तो 4 से काटेंगे कितनी बार 200, तो ये हिस्सा कितना हो गया 200। अब ये 400 है ये 200, तो मिला के कितने हो गए दोनों 600, जबकि राशि कितनी है 800, तो शेष कितना बचेगा 200। इस हिस्से पे 8 ब्याज है परसेंट में, इस पे 5%, इस पे 10%, तो 8% निकालने के लिए 2 जीरो हटाओ 8 से गुणा, 8 चौक 32, 2 जीरो हटाओ 5 से गुणा, 5 दूनी 10, 2 जीरो हटाओ 10 से गुणा, 10 दूनी 20, यहां ब्याज 32 है, यहां पर 10 है, यहां पर 20 है, मिलाकर के ब्याज कितनी हो गई 62। हमें ऐसा लग रहा है कि तीनों हिस्सों की ब्याज मिलाने पर वो कितनी हो रही है 62 हो रही है, हमें लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या बता रहा है इस चीज को कि तीनों हिस्सों की ब्याज मिलाकर कितनी थी 2480, तो जो ब्याज मुझे 62 लग रही है वो 2480 के बराबर है, तो एक की वैल्यू 40 और एक की वैल्यू 40 है, तो मूलधन मैंने 800 माना है, इसमें 40 से गुणा कर दूंगा, आंसर कितना आ जाएगा 32,000। ये आपका फाइनल आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ पा रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में विशेष दम नहीं है, हम इन्हें ऑलरेडी कर चुके हैं, इसकी क्लास ऑलरेडी हो चुकी है और इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं पीडीएफ के माध्यम से आपके कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, आपको रिवीजन करा रहा हूं बस, ठीक है, और होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, विष्णु किसी धनराशि का 1/4 7%, 1/5 भाग 10%, शेष भाग 12% की दर से उधार देता है। यदि 1 वर्ष बाद उसे ब्याज के रूप में 2070 रुपए प्राप्त हो तो कुल धनराशि बतानी है जो उधार ली गई। तो आपको क्या करना है, विष्णु 1/4 और 1/5, तो यहां पर 1/4 और 1/5 इन दोनों की करोगे गुणा, तो 5 चौक 20, तो ये तो 20 ऐसे आया, और परसेंटेज के लिए 2 जीरो बढ़ानी है तो 2 जीरो बढ़ा ली, इसलिए मूलधन कितना हो गया 2000। इसका 1/4 तो 2000 का मतलब गुणा 1/4, 4 से काटोगे 500, 2000 का 1/5 ऐसी 1/5 से गुणा करोगे कितना आएगा 400, तो ये तो हिस्सा हो गया 500, ये हिस्सा हो गया 400, दोनों मिला के 900, जबकि राशि कितनी है 2000, 2000 में से 900 है तो ये कितना होगा 1100, कितना होगा 1100। अब यहां 7% निकालो इसका, दो देखो इसका 7%, क्योंकि ये हिस्सा 500 है, 2 जीरो हटाओ 7 से गुणा, 7 पंजे 35, 2 जीरो हटाओ 10 से गुणा, 10 चौक 40, 2 जीरो हटाओ 12 से गुणा 132, तीनों हिस्सों का ब्याज जोड़ने पर 207 आ रहा है, कितना आ रहा है 207, लेकिन क्वेश्चन तो बता रहा है 2070 है वो, तो 207 बराबर 2070, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, क्योंकि 207 से 207 कट जाएगा, जब 207 से 207 कट जाएगा एक की वैल्यू 10 है, तो हम यहां पर 10 से गुणा कर देंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा, जो 2000 है वो 20,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये बात भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी और क्लियर होनी भी चाहिए। नेक्स्ट, विष्णु किसी धनराशि का 1/4 हिस्सा, सेम ही क्वेश्चन है, इसमें मैंने बस आपको यह बताया था इसमें कि यदि वो 1 वर्ष बाद ब्याज ना देके, वो कहता 3 वर्ष बाद कुल ब्याज इतना हो जाता है 6210, ऐसे बोलता, हम सिर्फ और सिर्फ यहां पर जानने की कोशिश कर रहे हैं 6210, तो सेम क्वेश्चन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शन बदल जाते फिर, ठीक है, ये ऑप्शन चेंज हो जाते हैं। इसमें मैंने आपको ये सिखाया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, कि जरूरी नहीं कि वो हर बार एक ही वर्ष का ब्याज दे, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, यदि वो 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 10 वर्ष का, 8 वर्ष का, 11 वर्ष का ब्याज दे रहा है, तो जैसे यहां 3 वर्ष का ब्याज दिया उसने 6210, तो आप इसमें 3 से भाग लगा लें, तो 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा, 3 दूनी 6, ना जाने की 0, 3 सत्ते 21 और 0। अब ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन की तरह बन जाएगा, अरे भाई आपको यदि वो 1 वर्ष से ज्यादा का ब्याज देने लगे, 2 का, 3 का, 4 का, 7 का, 12 का, 14 का, 17 का, तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन का कंसेप्ट वही रहेगा, बस उस ब्याज को 1 वर्ष के ब्याज में बदल लो भाग लगा के, जैसे 3 वर्ष का ब्याज इतना तो 1 का कितना इतना, बाकी क्वेश्चन पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, यहां पर मैंने ये आपको सिखाया था। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या एक निश्चित धनराशि 4 वर्ष में 750 रुपए और 7 वर्ष में 1050 बन जाती है, तो राशि बताओ। हमने देखा कि ये हमने अपनी तरफ से, ध्यान से सुनना, हमने ये अपनी तरफ से कोई राशि मानी कि यहां कुछ राशि रही होगी, ऐसा हमने माना कि कोई राशि रही होगी, और वो जो राशि है ना वो 4 वर्ष के बाद में कितनी बन गई है 750, और 7 वर्ष बाद, 7 का मतलब यहां 4 वर्ष ऑलरेडी हो चुके हैं, तो कितने वर्ष बचे 3 वर्ष, तो अगले 3 वर्ष में वो बन गई कितनी 1050, कितनी बन गई 1050। तो हम ये दिमाग लगाएंगे कि ये राशि यहां 750 थी, यहां हो गई 1050, तो ये राशि कितना बढ़ गई 300, 750 से 1050 कितना बढ़ गई 300, और कितने वर्ष में 3 वर्ष में। यदि कोई राशि 3 वर्ष में 300 बढ़ी है
तो प्रत्येक वर्ष वो कितना बढ़ रही होगी 100। अरे प्रत्येक वर्ष वो कितना बढ़ेगी 100। इसको हर साल 100 रुपए ब्याज ऐड होता होगा, और हर साल 100 रुपए ब्याज होता है ऐड। तो ये बताओ यहां जो भी राशि है उसमें कितनी साल का ब्याज जुड़ा होगा, 4 साल का। यदि 1 साल का ब्याज 100 रुपए है तो 4 साल का ब्याज कितना होगा 400। इसका मतलब यहां वाली राशि में ब्याज जुड़ने के बाद वो 750 हुई है। अरे 1 साल का ब्याज 100 है, तो ये बताओ 4 साल का ब्याज जुड़ने के बाद वो 750 हुई होगी ना। तो 4 साल का ब्याज कितना होगा 400, तो 400 जुड़ने के बाद वो 750 हुई है। तो इसका मतलब पहले क्या होगी, इसमें से घटा दो, कितना रही होगी 350। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर देता हूं। 350 ये हमारा पता नहीं था कि 350 है। हमने यहां पे देखा कोई धनराशि 4 वर्ष में 750 और 7 वर्ष मतलब 4 यहां हो गए 3 यहां, वो 1050 हो गई। यहां से यहां कितनी बढ़ी 300, कितने वर्ष में 3 में, तो 1 साल का ब्याज 100, तो 4 साल का ब्याज 400, तो 400 घटा दो तो वास्तविक राशि आ जाएगी 350। आंसर हो गया। एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष में 520, 7 वर्ष में 568 हो जाती है, वह राशि क्या है और ब्याज की वार्षिक दर भी बतानी है। तो नो नीड टू वरी, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे समझना भी बहुत आसान है। इसमें हम क्या करने वाले हैं कि एक कोई धनराशि है जो कि 5 वर्ष में बढ़ी और कितना हो गई 520, फिर 7 वर्ष का मतलब 5 यहां हो गए, तो यहां कितने रह गए 2 वर्ष रह गए, तभी तो 7 कहलाएंगे, तो वो कितना होगी 568। ये बताओ यहां से यहां राशि कितनी बढ़ गई 48। अरे कितनी बढ़ गई 48, कितने वर्ष में 2 में, 48 बढ़ गई 2 वर्ष में, तो प्रत्येक वर्ष कितनी बढ़ती होगी 24 रुपए प्रति वर्ष की दर से राशि बढ़ रही है, 24 रुपए प्रति वर्ष। तो मुझे मूलधन बताना है, तो ये बताओ यहां कितनी साल का ब्याज जुड़ा होगा 5 साल का। तो यदि 1 साल का ब्याज 24 है तो 5 साल का ब्याज कितना बनेगा 24 गुना 5 मतलब 120। तो मैं ये कह सकता हूं 120 ब्याज जुड़ने के बाद वो 520 हुई है, 120 ब्याज जुड़ने के बाद 520 हुई है, तो ब्याज घटा दो, पहले कितनी रही होगी वो 400। कितनी 400, तो मूलधन आ गया 400। सबसे पहले हमसे मूलधन पूछा गया, मूलधन कितना आ गया 400। सेकंड पे यदि हम बात करते हैं ब्याज की वार्षिक दर, व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज, 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज। तो ये बताओ 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज है, तो ब्याज कितना है 1 साल का, 1 वर्ष का ब्याज है कितना यहां पर बताओ आप 24, 1 साल का ब्याज कितना है 24। लेकिन ये 24 अपने वाले मूलधन पर है, अपना मूलधन मतलब कितने पर 400 पर, तो ये 24 ब्याज बनता है 400 पर, ये 24 ब्याज बनता है 400 पर, 24 400 पर बनता है 100 पे कितना, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 24 बनता है 400 पे, 100 पे कितना, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 4 से काटेंगे 6 बार, आंसर आ गया 6% वार्षिक। तो जो 1 वर्ष का ब्याज है ना वो मूलधन पर है, 100 पे कितना। इज इट क्लियर? मुझे उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा, नहीं भी क्लियर हुआ अगले क्वेश्चन में हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन आपसे कि कोई एक निश्चित धनराशि है जो कि 4 वर्ष में बढ़कर के 840 हो जाती है और 7 वर्ष में बढ़कर के 945 हो जाती है, तो राशि और ब्याज की दर बताओ। तो मैंने कहा ये कोई राशि थी 4 वर्ष में बढ़कर ये 840 हो गई, और 7 वर्ष का मतलब 4 यहां हो गए, तो यहां कितने बचे 3 वर्ष, तो कितना हो गई वो 945। तो यहां से यहां तक राशि कितना बढ़ गई 105। कितने वर्ष में बढ़ी है 3 वर्ष में, तो 3 से डिवाइड करो, हर वर्ष कितना बढ़ती होगी 35 रुपए प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही होगी, 35 रुपए प्रति वर्ष। तो यहां कितनी साल का ब्याज जुड़ा होगा राशि में 4 साल का, तो 35 गुणा 4 कितना होता है 140, यानी 140 ब्याज जुड़ने के बाद में वो कितना होगी 840। इसका मतलब पहले कितनी होगी 700, अरे घटा दो इसमें से, पहले कितनी रही होगी 700, तो मूलधन आ गया हमारे पास में कितना 700, मूलधन 700 आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो ये बताओ 1 साल का ब्याज है कितना अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 35, लेकिन ये कितने पर है मूलधन पर 700 पर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहता है 100 पे कितना, 100 पे कितना मतलब 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 7 से काटेंगे 5 बार, और आंसर क्या आ जाएगा 5% वार्षिक, 5% वार्षिक। और ये ही आपका सॉल्यूशन में दिया है, ये रहा। ठीक है, उम्मीद है ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/16 है यदि दर का प्रतिशत और समय समान हो। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम इज इक्वल, दोनों क्या है समान, दर का प्रतिशत और समय क्या है समान है, तो समय और दर बताओ। जब भी कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम इक्वल हो जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम इक्वल हो जाए, तो आप क्या करो, ये देखो कि राशि वास्तव में कितना हो गई है, साधारण ब्याज क्या है मूलधन का 1/16। जब भी कभी ऐसी स्थिति बने कि दोनों वैल्यू में बराबर हैं, तभी आप मूलधन साधारण ब्याज ये और ये मूलधन, इसका स्क्वायर रूट ले लो, 1/4 आ गया, और हमेशा 10 से गुणा कर दो। तो देखो यहां से करा मैंने 1/4 आया था, 10 से करी थी गुणा, 4 से काटेंगे 2.5,
यदि वो पूछ रहा है 2.5, यदि वो पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 2.5% वार्षिक, और यदि वो पूछ रहा है समय तो 2.5 वर्ष, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है 2.5 2.5। ठीक है, लेकिन ऐसा कब करेंगे? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू टाइम। और हम इसका स्क्वायर रूट क्यों लेते हैं? क्योंकि ब्याज बराबर दर गुणा समय होता है, और दर और समय दोनों बराबर हैं, तो दर गुणा समय को भी आर मान लो, तो क्या बन गया? आर स्क्वायर। इसलिए हम आर स्क्वायर की वैल्यू ये लेते हैं और आर की वैल्यू रूट में ले लेते हैं। फिर हम 10 से गुणा क्यों करते हैं? क्योंकि वो परसेंटेज होती है हमारी, गुणा 100, PRT अपॉन 100 वाला 100 होता है, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होके वो 10 बन जाता है। दैट इज वाई हम ऐसा कर रहे होते हैं। ये हमेशा एप्लीकेबल रहेगा, लेकिन कब? जब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम की वैल्यूज इक्वल रहेगी। ठीक है, चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा दर बराबर समय, साधारण ब्याज और मूलधन का अनुपात 25/49 है, 25/49। फिर दोबारा से वही केस है, R इज इक्वल्स टू टी, R इज इक्वल्स टू टी है, तो हम क्या करेंगे? 25/49 है, तो 25/49 का पहले हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो ये क्या आएगा? 5/7। फिर हम इसमें कर देंगे 10 से गुणा, तो 50/7 हो जाएगा, और आंसर क्या बन जाएगा? 7 सही 1/7%। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, यदि वो पूछता समय तो 7 सही 1/2 वर्ष हो जाता। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट है, आपको दिक्कत नहीं होगी इसमें, उम्मीद है मुझे। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1521 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार से उधार दिया जाता है कि पहले भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 8% की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज आपस में बराबर हैं, आपस में बराबर हैं। तो दोनों भागों की राशियां आपको अलग अलग बतानी है। ठीक है, तो देखो इस स्थिति में क्या करना है आपको, हमने ऐसा मान लिया कि पहली राशि जो है वो ए है, अकेले खाली ए पहली राशि, दूसरा वाला भाग क्या है? बी है, दोनों भाग अलग अलग ले लिए। ठीक है, ब्याज बराबर दर गुणा समय होता है, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू रेट इनटू टाइम होता है, ब्याज बराबर दर गुणा समय। तो ये बताइए पहले वाले भाग की दर कितनी है? 10, और समय कितना है? 5, तो ब्याज कितनी बनेगी? 10 पंजे 50, गुणा कर देंगे ना दोनों की। तो पहले भाग ए है, ए पे कितना ब्याज बना? ए गुणा 50%, ए गुणा 50%। दूसरे वाला हिस्से पर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 8 है और समय है 10, तो ब्याज कितना बनेगा? 10 अट्ठे 80, ये तो मैंने सिखाया था आपको, तो 10 अट्ठे 80% ब्याज बनेगा। तो ए का 50% रहेगा ब्याज, पहले हिस्से का ब्याज ए का 50%, दूसरे का बी का 80%। तो परसेंटेज थे, परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ए बटे बी करोगे तो यहां क्या बचेगा? 8, तो ये मैंने 8 लिख लिया। ये 5 क्रॉस वैल्यू होके नीचे आ जाएगा, तो ए के सामने तो दिखेगा मुझे 8 और बी के सामने क्या दिखेगा मुझे? 5। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने ए और बी पहले और दूसरे हिस्से माने थे, यानी पहला हिस्सा 8 है और दूसरा हिस्सा 5 है, और दोनों मिला के 13 हैं, दोनों हिस्से मिलाकर 13 हैं, लेकिन क्वेश्चन में कितने वो दोनों हिस्से मिलाकर के? 1521। तो जो मुझे 13 नजर आ रहा है वो 1521 के बराबर है, 13 बराबर 1521, तो एक की वैल्यू 117 है, और एक की वैल्यू 117 है, तो 8 का मान कितना? तो यहां 117 से गुणा कर दो, पहला मान आ जाएगा 936, और 5 का मान कितना? आप यहां पर गुणा कर दो, दूसरा हिस्सा आ जाएगा 585। ठीक है, कहने का मतलब है दो हिस्से ए और बी माने, पहले हिस्से पर ब्याज बराबर दर गुणा समय, यानी कि 10 पंजे 50%, ए का 50%, दूसरे हिस्से का ब्याज 10 अट्ठे 80, 80%, बी का 80%, दोनों बराबर रखे, क्योंकि कह रहा है दोनों के ब्याज बराबर है, दोनों के देखो कह रहा है ना ब्याज बराबर है। परसेंटेज परसेंटेज 0 से 0 काटी, ए अपॉन बी 8/5 आ गया, ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 5, दोनों इससे मिलाकर के 13। क्वेश्चन में कह रहा है 1321, 1521, एक की वैल्यू 117, तो 8 का मान कितना? 5 का मान कितना? इज इट क्लियर? उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये है आपका अंतिम प्रश्न जो मैंने आपको किसके लिए दिया था? सॉल्यूशन मैंने बोला था कि आप लोग अपने एंड से करना है इसका। 10,400 को 2 भागों में इस प्रकार से बांटा जाता है कि पहले भाग पर 20% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 8% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर है, दोनों भागों की राशियां अलग अलग बताओ। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, बट मैं यहां पर इसका सॉल्यूशन दे देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले भाग को हमने ए माना, दूसरे भाग को हमने बी माना। ठीक है, पहले भाग पर 20% की दर से 5 वर्ष का ब्याज, तो 20 पंजे 100, पहले भाग पर ब्याज कितना आएगा? 100%, तो ए का 100%। दूसरे भाग पर 18% की दर से 6 वर्ष का ब्याज, तो 18 छिक्के 108, तो बी का 108%, और दोनों ब्याज आपस में क्या है? बराबर, तो मैंने लिख दिया बराबर।
ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे यहां पर तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगी, चलिए अच्छी बात है। a अपॉन बी जब आप निकालोगे तो b यहां नीचे आ जाएगा, तो यहां क्या बचेगा 108, और इस 100 को आप यहां ले आएंगे, 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे 27 बार, और ये बन गया 27/25। जब ये 27/25 बन गया तो आप यहां पर क्या करने वाले हैं कि जो पहला हिस्सा ए वो कितना है 27, जो दूसरा हिस्सा बी वो कितना है 25, तो दोनों हिस्सों को यदि हम देख रहे हैं 27 और 25 को, तो मिलाकर कितने आ रहे हैं वो 52, दोनों हिस्से मिलाकर 52 है, क्वेश्चन में कितने वो 10,400, तो 52 बराबर 10,400, तो एक की वैल्यू कितनी है 52 दूनी 104 200, और एक की वैल्यू 200 है, तो आप ये वाला हिस्सा चाहिए तो यहां 200 से गुणा कर दो, 27 दूनी 54 5400, और ये हिस्सा चाहिए तो यहां 200 से गुणा कर दो, ठीक है, और ये आपका आंसर, ठीक। और इस प्रकार से आपकी ये क्लास क्या हो जाती है समाप्त। तो बच्चों मैं आपसे जिस समय क्लासेस चल रही थी उस समय भी कह रहा था, मैंने तो आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि जिस समय सिलेबस क्लोज हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा, उस समय आप ये क्लास डलवा लें, लेकिन आप माने नहीं, बीच बीच में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रहता रहा, कुछ ना कोई स्टूडेंट बोलते रहा कि सर क्लासेस डलवा दो क्लासेस, तो पता नहीं हो सकता है इसी क्लास की वजह से आपका रिविजन रुका पड़ा रहा हो, तो ठीक है अभी आप रिविजन कर सकते हो। हालांकि ये आज जो है क्लास, इसकी वजह से आपकी 1 घंटे क्लास शॉर्ट हो गई, उस 1 घंटे में बहुत कुछ पढ़ सकते थे हम लोग, बट कोई बात नहीं है, अभी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब हम कर सकते थे तो कर सकते थे, अब ये काम हो गया तो ये भी अच्छा ही हो गया, ठीक है। अब इसके आगे जो भी क्लासेस होंगी वो प्रॉपर तरीके से वैसी चलेंगी जैसे पहले चलती आ रही हैं, और आप अपना रिवीजन अपने एंड से कंटिन्यू रखें। मैंने आपसे क्या कहा था, हमारे मैथ्स का तरीका क्या रहने वाला है कि हम कोशिश करेंगे नवंबर के फर्स्ट वीक या 10 नवंबर तक आपका मैक्सिमम कोर्स हम क्लोज कर दें, उसके बाद लगभग 20 दिन, 15 से 20 दिन आपको 20 दिन रिवीजन के लिए दी जाएंगे, सो दैट अपनी चीजों का रिवीजन कराएं। उसके बाद में PYQ की मैराथन क्लासेस लेकर आपके लिए आऊंगा, और मैराथन क्लासेस में हम एंड टू एंड समझेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए और उन्हें हम कैसे करें, ठीक है। तो बिना देरी किए हम इस क्लास को इसी तरीके से कंटिन्यू फॉर्म में चलाते रहेंगे और आपके सामने आते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सेशन, ये क्लास, ये कंसेप्ट सभी आपको समझ भी आए होंगे और पसंद भी आएंगे, और इसी उम्मीद के साथ में सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।